आज का दिन मेरे लिए खास था क्योंकि यह मेरी शादी का दिन था। शादी का लाल जोड़ा पहने मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की थी। मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों अरमान थे। बाकी लड़कियों की तरह मैंने भी शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे, मगर मेरा यह सपना उस वक्त टूटकर चकनाचूर हो गया जब मेरी शादी मेरे जीजा से तय कर दी गई। ऐसा नहीं था कि वह उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। वह बहुत पढ़े लिखे और खूबसूरत आदमी थे, मगर मैंने उन्हें हमेशा अपने जीजा के रूप में देखा था। मेरी बहन मुस्कान के मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरे माँ बाप से उनके बेटे के लिए मेरे रिश्ते की बात की, तो उन्होंने बिना मुझसे पूछे ही फ़ौरन हाँ कर दी। इस बात का मुझे पता चला तो मैं उनसे बहुत नाराज़ हुई और बहुत दिन तक बात नहीं की। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। अमित एक पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लालची नहीं है, बहुत अच्छा कमाता है। क्या तुम इस वजह से उससे शादी करने के लिए इनकार कर दोगी कि वह तुम्हारी बहन के साथ 3 साल शादीशुदा जिंदगी गुजार चुका है? कभी कभी वक्त बदलने के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम फिर भी इनकार करना चाहो तो मैं आज ही अमित की माँ को फ़ोन करके इनकार कर दूंगी। आज रात तक तुम मुझे अपना फैसला बता दो। मम्मी यह कहकर चली गई और मैं सोच में डूब गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मेरी सहेली सीमा का फ़ोन था। दिल ही दिल में सोचा कि चलो अपने दोस्त से ही अपनी परेशानी का हल मांगती हूँ, लेकिन कॉल उठाने के बाद मेरे होश उड़ गए जब मेरे दोस्त सीमा ने रोते हुए मुझे बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और साथ ही उसके कीमती जेवर भी छीन लिए हैं। अब उसके घर वाले उसके लिए बहुत परेशान हैं। वह कानूनी तौर पर मसले को हल करने का सोच रहे हैं। यह सारी बातें सुनकर मैं तो अपनी परेशानी भूल चुकी थी। उल्टा अपने दोस्त सीमा को तसल्ली दिलासे देने लगी। उसने अभी 6 महीने पहले ही अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। इतने कम वक्त में ऐसा भयानक नतीजा देख लिया था। उसकी पूरी कहानी सुनकर मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि पूरी दुनिया बहुत मतलबी है और बड़ों के फैसलों पर सर झुका देना ही अक्लमंदी है। वह अपने तजुर्बे के आधार पर सही फैसला करते हैं। मुझे अपनी माँ का फैसला 100% सही फैसला लगने लगा। मैं उसी वक्त अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा, मम्मी, मैं अमित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मेरे यह शब्द सुनकर हैरान और खुश हो गई। साथ ही उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूमा और बहुत दुआएं दी। मम्मी को खुश देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया। मुस्कान दीदी को शादी के बाद मैंने हमेशा खुश और सजे सवरे देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। अपनी शादी के बाद उनके कमरे में पहली बार दुल्हन बनकर कदम रखा तो दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी। मैं उनके करीब आई और बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी इस दुनिया से मुंह मोड़ गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे अपनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डालने के लिए ही इस दुनिया में आई थी। यह कहकर एक प्यारी भरी नज़र उसकी तस्वीर पर डालने के बाद मैं अपने सुहाग की सेज पर आकर बैठ गई। अब मुझे अमित का इंतज़ार था। आने वाले हसीन लम्हे के बारे में सोचकर ही मैं खुद में सिमटती जा रही थी। उसी वक्त दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो मैंने नज़रें झुकाकर घूंघट कर लिया। अमित चलते हुए मेरे करीब आए और जिस तरह अंदर आए थे उसी तरह खामोशी से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने हैरान होकर अपना घूंघट उठाया और यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने दीवार पर लगी मेरी बहन की तस्वीर गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ गई कि अमित 3 साल बाद भी बीवी की मौत का दुख नहीं भुला सके। उन्हें इस वक्त मेरे साथ की ज़रूरत थी। मैं यह सोचकर उठी और उनके कमरे में चली गई।
मैं उन्हें तसल्ली के 2 शब्द कहकर बहलाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर सके। मैं कमरे से बाहर निकली, पास वाले कमरे में जाने लगी तो वह लॉक था। मैं हैरान खड़ी रह गई। मुझे अपने शादी के भारी भरकम जोड़े से उलझन महसूस होने लगी। सुबह से रात तक थके होने के वजह से मुझे नींद आने लगी। फिर मैं अपने कमरे में आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमित बेड के किनारे बैठे हुए थे। मेरी सास उनसे नाश्ते का पूछ रही थी। नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो, अमित ने इतने प्यार से कहा कि मैं रात की सारी बातें भूलकर मुस्करा दी। उसी वक्त मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी दीदी की फ़ोटो पर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हमें देखकर मुस्करा रही हो। मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। मैं और अमित ने अपने कमरे में बहुत खुशी खुशी नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अमित के कुछ दोस्त मिलने आए तो वह उनके साथ बातें करने लगे जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने जुलने में गुजर गया। आज मैं बहुत खुश थी। मुझे अमित का रवैया देखकर उम्मीद थी कि आज हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझने लगेंगे। फिर रात हुई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मुझे सख्त मायूसी हुई कि पिछली रात की तरह आज भी अमित कमरे में आए और दीदी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं परेशान सी बैठी उन्हें देखते रह गई। मुझे उन पर रहम आने लगा, साथ ही दीदी की किस्मत पर रश भी कि इतना प्यार करने वाला पति मिला था जो उन्हें भूल ही नहीं पा रहा था। खैर, मैं कमरे से निकली और अमित के पीछे दूसरे कमरे में जाने लगी। वह कमरा बंद कर चुके थे। मैं बेबस वहीं खड़ी रह गई। अंदर से अमित के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी से बातें कर रहे हो। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी सास आती हुई नजर आई। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं क्या बताती कि शादी के पहले दिन पत्नी अपने पति के पीछे भाग रही है और वह उससे जान छुड़ाकर खुद को दूसरे कमरे में बंद कर चुके हैं। वह खुद ही मेरे चेहरे से समझकर कहने लगी, फिक्र ना करो, कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूसी से अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर दीदी और अमित की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। हम 2 बहनें थीं। मुस्कान दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश बहुत लाड प्यार से की थी। जुबान से कोई भी फरमाइश निकालने की देर होती और वह पूरा कर देते। मुस्कान दीदी की पढ़ाई पूरी हुई तो उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आने लगे, मगर हमारे माता पिता शादी को लेकर हम पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे। सो उन्होंने फैसला करने का हक मुस्कान दीदी को दे रखा था। जब मेरी मम्मी की दोस्त के बेटे अमित का रिश्ता आया तो मम्मी बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर दीदी ने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि अमित मम्मी को बहुत पसंद थे और अमित ने मुस्कान दीदी को एक शादी में देखकर खुद पसंद किया था। मैंने उनकी शादी को बहुत एंजॉय किया था। इकलौती साली होने की वजह से मुझे एक खास जगह मिली थी। मैंने अपनी दीदी को एक अजीब सी कश्मकश में देखा था, खासकर जब मैं उनके घर रहने आई तो वह रात को कई कई घंटे लॉन में टहलती रहती। मैं जब भी उनसे इसकी वजह पूछती तो वह हंसकर टाल जाती और कहती, बस यूं ही कमरे के अंदर दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आ गई। इस बात के बारे में एक बार मैंने मम्मी से कहा तो वह भी हंसकर बोली, पगली, उनके घर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। दीदी जब भी हमसे मिलने आती तो बहुत सजी सवरी और खुश लगती थी, इसलिए मैंने भी इस शक को दिल से निकाल दिया। मगर एक बार रात को अमित जब दीदी को हमारे घर छोड़ने आए, उनका अंदाज कुछ अलग सा लगा, जैसे वह नशे में हो या फिर नींद में हो। उस दिन शायद वह जल्दी में ही थे, तभी दीदी को छोड़ते ही चले गए। मैंने दीदी से इस बारे में पूछना चाहा, मगर जब मैं उनके कमरे में गई तो वह सो चुकी थी। मैंने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा
और अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब यह बात मैंने दीदी से पूछी तो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी छोटी मोटी लड़ाई हो गई है, इसलिए वह अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद ही अमित दीदी को लेने वापस आ गए और उनसे माफ़ी मांगी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर अचानक कुछ महीने बाद उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी। सास ने कहा कि दीदी को एकदम से सीने में दर्द उठा तो शायद हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई थी। हमारा इस सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, मगर वक्त हर दुख पर मरहम रख ही देता है। कुछ वक्त गुजरा और ज़िंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो गई। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी अमित से कर दी क्योंकि मैं भी दीदी की तरह उनके साथ खुश रहूं। मगर अमित का रवैया मेरे समझ से बाहर था। दिन में वह ठीक रहते, लेकिन रात में वह दीदी की तस्वीर दूसरे कमरे में ले जाकर बातें करते। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, मगर अभी तक यह मौका ना मिला था। मैं इन्हीं सोच में डूबी नींद की आगोश में चली गई। मैंने एक अजीब सा सपना देखा। एक अंधेरे कमरे में मुस्कान दीदी के सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में दोनों हाथों को इधर उधर टटोलते हुए दीदी को छूने की कोशिश कर रही थी। आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हैं? तो वह रोते हुए बोली, तुम मुझे तभी पा सकोगी जब मुझे इंसाफ दिला सको। सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, मेरी आँख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भींगा था और मैं घबराकर लंबी लंबी सांस ले रही थी, मगर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में तो सिर्फ मेरी दीदी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। मेरी बहन बहुत ही नेक और साफ दिल की थी। अगली सुबह अमित के बाहर जाने के बाद मैं टहलती हुई बगल के कमरे में आ पहुंची। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। उस कमरे में एक सोफ़ा सेट और अलमारी के अलावा दूसरा सामान नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो मुझे दवा के कुछ खाली रैपर मिले। मैंने उसे उठाकर उलट पलट कर देखा। वह शायद दीदी की दवाई थी जो वह अपने पर्स में हमेशा रखती थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर उस दिन दवा का नाम पढ़कर मैं चौंक गई। मैं समझी शायद मुझे कुछ गलत फहमी हो गई है, सो मैंने वह रैपर वहीं रखकर अलमारी बंद करने लगी तो ऊपर के दराज से छोटा शॉपिंग बैग मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा तो वह नशा मुक्ति चीज़ों से भरा हुआ था। मुझे हैरानी हुई। मैंने चुपके से वह बैग उठाया और अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो अमित बेचैनी से इधर उधर टहलने लगे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। मैंने उनकी बेचैनी महसूस कर ली, मगर मैंने साफ नज़रअंदाज कर दिया। अगर वह नशीली चीज़ थी तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने पति को इससे दूर रखूं। शायद इसीलिए दीदी भी उनकी दवाई अपने बैग में रख लिया करती थी ताकि उनकी आदत छुड़ा सके। मैं जानती थी कि उनकी फेवरेट डिश पालक पनीर है, सो मैं किचन में बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। दीदी भी अमित का मूड ठीक करने के लिए उनकी फेवरेट डिशेस बनाती थी। मैंने खाना बनाने के बाद नौकरानी से टेबल सेट कराया और हम डिनर करने लगे। अमित को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने जी भर के खाया और खूब तारीफ की और कहा, क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने पर तोहफा लेना चाहोगी? अमित के इस सवाल पर मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। सवाल से ज़्यादा उनके पूछने का अंदाज अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इस सवाल का सास की मौजूदगी में क्या जवाब दूँ, सो मैं खामोश रही। फिर अमित ने अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सास ने मुझे किचन में कुछ लाने के लिए भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में न जाने क्या कह रही थी। मुझे अमित का इस तरह का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से बात की और उन्हें बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है। आपने उस जैसे आदमी के लिए मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? वह कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी दीदी की मौत के सदमे की वजह से वह अपना गम भुलाने के लिए ऐसा हो गया है। मैं उसे समझाऊंगी।
मैंने फिर रात को सोने के लिए आंखें बंद की तो दीदी की रोती हुई सूरत मेरे आंखों के सामने आई। वह मुझसे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसा इंसाफ? दीदी को सपने में यूं तड़पता देखकर मैं बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीब गरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं मेरी दीदी की मौत एक हादसा थी या कुछ और था। सास ने बताया कि जब दीदी को अटैक आया था तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उस वक्त तो ना तो कुछ पूछने का होश था और न किसी किस्म का शक था। अब दीदी को सपने में देखना कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने अपने कमरे में छान मारा कि मुझे अस्पताल की वह रिपोर्ट मिल जाए जिससे दीदी की मौत डिक्लेयर की गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले। मगर कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह अमित के कमरे से बाहर जाते ही सफाई के बहाने से उनके कमरे में भी देख लिया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था। मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए और ऐसा ही हुआ। अलमारी से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी हुई थी। यह अपने आँखों से पढ़कर मेरे दिल को चैन मिला। थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने अपने ही घर वालों पर शक कर रही हूँ। दिन यूं ही अमित के धूप छांव वाले रवैये के साथ गुजरने लगे। एक रात मैंने यूं ही देखा कि जब वह दूसरे कमरे के अंदर गया था तो उसके हाथ में एक नहीं दो फ्रेम थे। एक तो दीदी की तस्वीर थी और दूसरा शायद नया बनवाया था। मगर सस्पेंस की बात तो यह थी कि दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात मैंने सोने के लिए लेटी तो यूं ही आंखें बंद कर रखी थी। आज की रात मैं सारा सच जानना चाहती थी जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। मैंने महसूस किया कि अमित रात को दीदी की तस्वीर लेकर कमरे में आए और कुछ देर रुककर मुझे देख रहे थे। तब तक उनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ। उसके बाद वह बाहर चले गए। मैंने आंखें खोलकर देखा। जैसे ही वह दूसरे कमरे में गए मैं भी उनके पीछे कमरे में चली गई। वहां जाकर देखा तो अमित दीदी की तस्वीर के सामने झुककर बातें कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी प्यारी मुस्कान, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेली महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और बहुत जल्द मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए तुम्हारे पास आने वाला हूँ। बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। यह कहकर अमित ने दूसरी तस्वीर अपने गोद से उठाकर दीदी की तस्वीर के साथ रख दी और भी न जाने क्या क्या कह रहे थे। तस्वीर तो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन उनके दिल दहला देने वाली बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं उल्टे पांव अपने कमरे में वापस आई और अपने बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांस ले रही थी। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी। अमित खुदकुशी का सोच रहे थे, दीदी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अमित को यह सब करने से पहले रोकना था। सोचते सोचते काफ़ी देर बाद मेरी आँख लगी तो दीदी की कराहती आवाज़ ने फिर मुझे जगा दिया। वह इंसाफ चाहती थी। रात को उठकर मैंने अमित के कमरे में जाकर देखना चाहा, लेकिन वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। अमित शायद लाइट बंद करके सो चुके थे। अगले दिन मेरी आँख देर से खुली। मैं उठी तो अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी तो देखा वहाँ से वह नशा मुक्ति वाला बैग गायब था। मैं दिल थाम कर रह गई। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि दूसरे कमरे में चेक करूं, लेकिन वहाँ अलमारी बंद और चाबियाँ गायब थी। यकीनन यह अमित का किया धरा था। मैं मायूसी से कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास मेरे सामने आ गई और कहने लगी, बेटा तुम्हारे फ़ोन में बैलेंस है तो डॉक्टर साहब का यह नंबर लगाकर मुझे दे दो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने उनके फ़ोन से नंबर लिया और अपने फ़ोन में मिलाकर उनको दे दिया। मैंने अपना फ़ोन उनको पकड़ाया, लेकिन फ़ोन देते समय मेरा हाथ फ़ोन के रिकॉर्डिंग बटन को लग गया और कॉल रिकॉर्ड हो गई, जो कि सिर्फ एक इत्तेफाक था। सास मोबाइल लेकर दूसरी तरफ जाकर बात करने लगी। रात को अमित काफ़ी देर से घर आए थे। आज वह बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैं सोच लिया था कि अमित को अब प्यार से अपनी तरफ लाना है।
ताकि वह दीदी के ख्वाबों ख्यालों से निकलकर मेरे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। वह मेरे तरफ देखकर मुस्कराए तो मैंने खाने का पूछ लिया। उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया। उनके हाथ में एक बर्गर का पैकेट था। उन्होंने वह मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। मैंने वह पैकेट उनके हाथ से लिया। मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। अमित मुस्कान दीदी की फ़ोटो लेकर दूसरे कमरे में चले गए, जबकि मैं मोबाइल हाथ में लेकर बेड पर बैठ गई। मैं मोबाइल में अपनी पसंदीदा सॉन्ग सुनना चाहती थी, लेकिन गलती से मुझे वह रिकॉर्डिंग दिख गई। मैंने सोचा कि सास इतनी देर तक डॉक्टर से क्या बात कर रही थी, इसलिए सुन लेती हूँ कि इसमें क्या है। मैंने कॉल प्ले की तो मैं सुनकर हैरान रह गई, या कहूँ कि मेरे होश उड़ गए। सास कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दवा तो अमित पर उल्टा असर कर रही है। मेरी बड़ी बहू की जान लेने के बाद वह मेरी छोटी बहू को भी मारने की प्लानिंग कर रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद आपके इलाज का उल्टा असर हुआ है। मेहरबानी करके मेरा पैसा वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह मेरी सास की आवाज़ थी, जो किसी डॉक्टर से बात करते हुए उसे धमकी दे रही थी। सामने से आवाज़ आई, मत भूले मैडम कि मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि आपका बेटा एक मानसिक रोगी होने के साथ साथ कातिल है। वह अपनी बीवी का कत्ल कर चुका है। अच्छा होगा आप मुझसे तमीज़ से बात करें। इतना सुनने के बाद मैं सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। सदमे से मेरा बुरा हाल था। अब मुझे पता चला कि सपने में आकर मेरी बहन किस इंसाफ की बात कर रही थी। मैंने मोबाइल को तकिए के नीचे रखा और बेड से उठकर दरवाज़ा बंद करने के लिए जाने लगी तो अमित सामने खड़े थे। तो बोले, तुम अभी सोई नहीं हो? तो मैंने कहा, बस सोने ही वाली हूँ। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने बर्गर खा लिया है? मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छा था। यह सुनकर उनका चेहरा खिल गया और वह वापस कमरे में चले गए। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाला और अपने पापा को फ़ोन करके सारी हकीकत बताई। उनके लिए भी इन सारी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरे पापा ने मुझे तसल्ली दी और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। उस वक्त मेरी अपनी जान भी खतरे में थी। कुछ देर बाद पुलिस ने छापा मारा। अमित और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। अमित, जो मुझे मरता हुआ देखने के लिए उस रात बेचैनी से टहलता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने पुलिस के आने के बाद अपनी सास की कॉल रिकॉर्डिंग और जहर वाला बर्गर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से अमित को सज़ा मिलने में मदद हुई। अमित को पागल खाने भेज दिया गया। वह दिमागी मरीज था जो खूबसूरत लड़कियों से नफरत करता था। सास को भी 5 साल की सज़ा हो गई थी। उसने जानबूझकर अपने दिमागी मरीज बेटे का विवाह मेरी दीदी के साथ करवाई थी और उसने उसकी जान ले ली। अब मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।